नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। एकनाथ शिंदे के शक्ति प्रदर्शन के आगे शिवसेना, ये एक अजायब बाला साहब ठाकरे के बेटे और ये कहा जा सकता है उनके बेटे उद्धव ठाकरे जो हैं वो झुकने को तैयार दिख रहे हैं, क्योंकि संजय राउत पत्रकारों के सामने आकर कहते हैं, और मैं बतलाना चाहूंगा जो आपके स्क्रीन पर आएगा, उन्होंने कहा कि हम महाविकास अघाड़ी से बाहर आने को तैयार हैं, मगर बागियों को मुंबई वापस आना पड़ेगा गुवाहाटी से 24 घंटे के अंदर। उन्होंने यह कहा कि ट्विटर और व्हाट्सएप पर खत लिखना बंद कीजिए, हमसे आकर बात कीजिए। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि 24 घंटे पहले तीखे तेवर अपनाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मैं अपने पद को छोड़ने को तैयार हूं, मगर यह बात आप मेरे सामने कीजिए। अब एकनाथ शिंदे के शक्ति प्रदर्शन के सामने शिवसेना का यह बयान काफी मायने रखता है और उससे कांग्रेस और एनसीपी में खलबली मच गई है। दोस्तों, मैं आपको एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जो आज गुवाहाटी से निकल कर आया है। आपके स्क्रीन पर आने वाला है वो वीडियो जिसमें एकनाथ शिंदे ने यह बतलाया कि मेरे साथ दरअसल 42 लोग हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि दीपक केसरकर जो कल तक आदित्य ठाकरे के साथ थे, उनके एक विधायक जो हैं, अब वो पहुंच गए हैं एकनाथ शिंदे के पास, और एकनाथ शिंदे के पास पहुंचकर वो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे से हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर उद्धव ठाकरे को एनसीपी और कांग्रेस का मुंह छोड़ना पड़ेगा, महाविकास अघाड़ी सरकार से बाहर आना पड़ेगा और बीजेपी का दामन थामना पड़ेगा। जिससे एक बात स्पष्ट हो जाती है दोस्तों कि ये ऑपरेशन लोटस कहां तक पहुंच गया है। दरअसल इस मामले में असमंजस फैलाने का काम काफी हद तक संजय राउत भी कर रहे हैं। संजय राउत बार बार अपने बयान बदल रहे हैं दोस्तों। कभी वो कहते हैं फ्लोर टेस्ट में पता चलेगा, कभी वो कहते हैं जैसे कि अभी अभी उन्होंने कहा कि हम महाविकास अघाड़ी से बाहर आने को तैयार है, कभी वो कहते हैं कि मैंने एकनाथ शिंदे से 1 घंटे बात की, कभी वो कहते हैं कि हम विधानसभा भंग हो जाएंगे, कभी वो ये भी कहते हैं कि जो विधायक वापस आएंगे उन्हें शिवसेना या शिवसैनिक माफ नहीं करेंगे, और उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग वहां छोड़ के गए हैं उसकी कहानी बाद में सामने आएगी। तो देखा आपने बयान किस तरह से बदल रहे हैं संजय राउत के। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, और कल उद्धव ठाकरे के बयान से ऐसा लग रहा था कि अब वो पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार है। बड़ा प्रश्न ये कि देखिए, अब असली शिवसेना विधायकों के लिहाज से एकनाथ शिंदे के पास है। मैं आपको दिखला चुका हूं वो तस्वीरें जिसमें पता चल चुका है कि 42 विधायकों की ताकत कम से कम उनके पास है, और उद्धव ठाकरे के पास इस वक्त मुश्किल से 12, 13, 15 विधायकों की बात की जा रही है, और इस वक्त एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एकनाथ शिंदे पर लागू नहीं होने वाला है। इसका मतलब उद्धव ठाकरे जो हैं, कम से कम संख्या गणित की बात करें तो पूरी तरह से एकनाथ शिंदे से हार गए हैं। दोस्तों, आज हमें यह सवाल पूछना पड़ेगा कि ये जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है, इसमें दो राय नहीं कि इसके पीछे ऑपरेशन लोटस है, क्या इसमें सिर्फ CRR पाटिल शामिल है जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त? क्या इसमें सिर्फ देवेंद्र फडणवीस शामिल है जिनकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, या आपको लगता है कि इसके तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं? क्या इसके पीछे देश के गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है? यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। आपने एक बात पर गौर किया होगा दोस्तों कि पिछले 2 दिनों से देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से खामोश है। उल्टा यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन के बारे में किसी भी महाराष्ट्र बीजेपी के नेता को नहीं मालूम था। तो क्या यह पूरा ऑपरेशन महाराष्ट्र के नेताओं को अलग रखकर किया गया है? बड़ा प्रश्न यह कि अगर महाविकास अघाड़ी को उद्धव ठाकरे छोड़कर चले जाते हैं और बीजेपी के साथ हाथ मिला देते हैं, तो उस भारतीय जनता पार्टी सरकार में उनका रूप क्या होगा? जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को धोखा देकर बीजेपी के साथ चले गए, क्या उनका वही रूप होगा? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। बड़ा प्रश्न यह कि क्या देवेंद्र फडणवीस बर्दाश्त करेंगे कि जिस राज्य के वो 5 साल तक मुख्यमंत्री थे
और जिस राज्य के देवेंद्र फडणवीस 2.5 साल से मुख्यमंत्री थे, अब उस साझा सरकार में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। क्योंकि एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं? एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि भैया आप बीजेपी के साथ चले जाइए। एकनाथ शिंदे ये भी कह रहे हैं कि मुझे कोई मंत्री पद मत दीजिए। हालांकि ये सुन के उनके मुंह से बहुत अटपटा लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। 2014 से ही उनके अंदर मुख्यमंत्री बनने की आस थी। यहां तक कि उन्हें यह लगा था कि 2019 के बाद जब खेल पलटा था, उस वक्त उन्हें यह लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे में कहीं ना कहीं एक हिचक थी कि वो नहीं बनना चाहते थे। और ऐसे में एकनाथ शिंदे जब ये कहते हैं कि आप मुझे मंत्री बिना बनाएंगे, तो बहुत अटपटी बात है। इससे ये पता चलता है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे भारतीय जनता पार्टी हाथ। तो बड़ा प्रश्न है कि अगर ये वाकई का हो जाता है, यानी कि शिवसेना महाविकास अघाड़ी को छोड़कर वापस बीजेपी के साथ चली जाती है, तो वो अरेंजमेंट क्या होगा? देखिए, अरेंजमेंट जो भी होगा, भारतीय जनता पार्टी को इसका जबरदस्त फायदा होने वाला है। और वो फायदा क्या क्या होने वाला है, एक एक करके आपको मैं बताने वाला हूं। फायदा नंबर 1, ये ना भूलें कि महाराष्ट्र देश की वित्तीय राजधानी है, यानी कि फंडिंग के लिहाज से बेशुमार पैसा, बेशुमार पैसा दोस्तों। ये ना भूलें 2024 में चुनाव आने वाले हैं, 48 लोकसभा सीटें हैं। पुलिस, स्थानीय पुलिस अगर भारतीय जनता पार्टी के तहत होगी, ईडी और इनकम टैक्स पहले से ही उनके अंतर्गत है। आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थानीय पुलिस और ईडी की ताकत के साथ कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं को मोदी सरकार किस तरह से निशाने पर लेने वाली है। हमारे सामने ढेरों मिसालें। आप भूल गए कि नवाब मलिक के साथ क्या हुआ, अनिल देशमुख के साथ क्या हो रहा है, इसके अलावा शिवसेना के बाकी नेताओं के साथ क्या हो रहा है। एक बार महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के हाथ में वहां की पुलिस आ जाती है, तो वहां की एनसीपी, वहां की कांग्रेस के नेताओं को जिस तरह से टारगेट किया जाएगा, आप और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और 2024 से पहले अगर यह ताकत उनके हाथ में आ गई, तो न सिर्फ पुलिस की ताकत उनके हाथ में होगी, पैसा उनके हाथ में होगा। और ऐसे में 2024 में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जो जातीय अरिथमेटिक भी है, यानी कि शिवसेना और बीजेपी के साथ आने से कांग्रेस और एनसीपी इसका मुकाबला कर पाएगी, कहना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसके अलावा हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें लोकसभा की और 48 सीटें महाराष्ट्र की, अगर ये एक साथ मिल जाया करती हैं, तो आप जानते हैं कितनी बड़ी ताकत है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा। और ये ना भूले, साल के अंत में कहां चुनाव है? गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है। अगर उससे पहले महाविकास अघाड़ी सरकार गिर जाती है, जो कि गिरने वाली है, तो भारतीय जनता पार्टी इसे एक और उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी। हालांकि कितनी शर्म की बात है कि अगर आप साम दाम दंड भेद से पैसे का इस्तेमाल करके, एजेंसीज का इस्तेमाल करके कोई सरकार गिरा रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह शर्मिंदगी की बात है। मगर आप जानते हैं कि मीडिया भी इसे मास्टर स्ट्रोक बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जो हैं, वो बहुत ही ज्यादा अपना सीना फुला के घूमेंगे कि देखो हमने एक सरकार गिरा दी। आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले मैं सुन रहा था गजेंद्र शेखावत को, भाजपा के नेता, वो ये कह रहे थे कि अगर सचिन पायलट ने हमारा खेल ना बिगाड़ा होता, तो मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी हमारी सरकार होती। खुलेआम नेता इस तरह से बोल रहा था। अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता में साम दाम दंड भेद से भाजपा आना चाहती है, उसे नैतिकता की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। गजेंद्र शेखावत का बयान ये साफ तौर पर प्रमाणित करता है। खैर, मगर मेरा वादा है दोस्तों कि जिस तरह से बयानात बदल रहे हैं, और वो जो बयान बदल रहे हैं उसके मायने क्या है, वो मैं अपने मंच पर आप तक लगातार पहुंचाता रहूंगा। ये मेरा आपको वादा है। उसका क्या मायने हैं, वो आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।